नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा चौगले मांडेकर और आप देख रहे हैं गंगा एजुकेशन हिंदी। मेरे YouTube चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में सम्मानित किया गया। सहराज भाषा के रूप में भले ही अंग्रेजी कार्यरत रही हो, लेकिन राजभाषा के रूप में समस्त देश का कार्यालयीन कामकाज सुचारू रूप से हिंदी के माध्यम से चलता आ रहा है। आज भी हिंदी राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा की भूमिका भी अदा करती आई है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, राष्ट्रभाषा बिना राष्ट्र गूंगा है। संपूर्ण देश में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, ऐसी भाषा जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांध सके, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाने की अधिकारी रहती है। वह भाषा है हिंदी। हिंदी ने समस्त देश को एक सूत्र में पिरोए रखा है, बांधे रखा है। इसलिए वह राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हुए आज भी नजर आती है। संविधान ने भले ही राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया हो, सम्मान दिया हो, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में उसे गौरव प्रदान करना आप सबका हमारा फर्ज बनता है। आज इस हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर गंगा एजुकेशन हिंदी मेरे YouTube चैनल पर प्रमुख अतिथि के रूप में श्रद्धेय गुरुवर्या डॉक्टर माधवी जाधव मैडम जी उपस्थित है। मैं आपका संक्षेप में परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर माधवी जाधव मैडम जी, आपने विवेकानंद शिक्षण संस्था के अंतर्गत लगभग 36 साल तक हिंदी विषय की सेवा की है। हिंदी विषय में अध्यापन कार्य किया है। शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत MA के छात्रों के लिए आपने हिंदी विषय अध्यापन कार्य किया है। आपने कई राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों के अंतर्गत विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। साथ ही साथ हिंदी अध्यापन मंडल के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों के संपादन का कार्य भी आपने किया है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के हिंदी काव्य में राष्ट्रीय विचार इस विषय पर आपने मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट संपन्न किया है। आपको सर्वोत्कृष्ट शिक्षक मार्गदर्शक पुरस्कार तथा 2015 में शिक्षा क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए स्वामिनी पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसे उनका परिचय जितना दिया जाए उतना कम है। उनकी वाणी ही उनकी पहचान है। तो फिर से एक बार मैं आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर्या डॉक्टर माधवी जाधव मैडम जी को भी हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और जिन्हें मैं सुनने के लिए बहुत लालायित हूँ, ऐसी मेरी श्रद्धेय गुरुवर्या डॉक्टर माधवी जाधव मैडम जी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों से मुझे और मेरे दर्शकों को लाभान्वित करें। मैं डॉक्टर माधवी जाधव, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिन के सुअवसर पर शुभकामनाएं। गंगा एजुकेशन हिंदी चैनल ने मुझे यह सादर आमंत्रित किया और आप सबके साथ सुसंवाद स्थापित करने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं गंगा एजुकेशन हिंदी के प्रति शुक्रगुजार हूँ। हिंदी दिन के सुअवसर पर हिंदी भाषा के विविध पहलुओं पर मैं अपना मंतव्य प्रकट करना चाहती हूँ। हर साल 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। आजकल हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। भविष्य में हिंदी माह भी मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर विविध समारोहों का आयोजन किया जाता है। अनेक वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। मंच चिल्लाते हैं,
लेकिन इसके पश्चात पूरे साल में न कोई हिंदी के विकास के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है और न कोई हिंदी के प्रगति की बातें करता है। वस्तुतः विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की संविधान सम्मत राष्ट्रभाषा होती है और वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने में गर्व एवं गौरव महसूस करता है। हमारा एकमात्र राष्ट्र ऐसा है कि हमारा देश स्वतंत्र होकर 70 साल बीत गए, लेकिन आज भी हमारी हिंदी विवादों के घेरे में खड़ी है। आज भी वो अपने निदान तथा उपचार की मांग कर रही है और यह बात हमारे लिए बड़ी लांछनास्पद है। भारतीय संविधान के 343 धारा के तहत हिंदी को राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में घोषित किया गया। वास्तविक रूप में हमारा देश बहुप्रांतीय बहुभाषीय देश है। प्रत्येक प्रांत की अलग अलग प्रांतीय भाषा है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, कर्नाटक की कन्नड़, बंगाल की बंगाली, और ये सारी भाषाएं संपन्न तथा समृद्ध भाषाएं हैं। लेकिन फिर भी हिंदी को ही यह संपर्क भाषा या राजभाषा का सम्मान क्यों दिया गया, ये एक विचारणीय प्रश्न है। वास्तविक रूप में संपर्क भाषा का सम्मान उसी भाषा को दिया जाता है जो भाषा राष्ट्रव्यापी है, जिस भाषा के माध्यम से देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क स्थापित करते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हिंदी बोलने वालों की संख्या 40% थी, जबकि अन्य भाषाएं बोलने वालों की संख्या मात्र 5 या 6% थी। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या तो मात्र 2% थी। और इसी कारण संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की ताकत सिर्फ हिंदी और हिंदी में है। इसी कारण हिंदी को यह सम्मान दिया गया। हिंदी को यह सम्मान मिलने के पश्चात और भी कुछ कारण हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि विश्व की समस्त लिपियों में वैज्ञानिक लिपि है। हमारी वर्णमाला का जो संयोजन है, हमारी वर्णमाला का जो वर्गीकरण है, वो भी उच्चारण स्थानों के अनुसार है। हमारे उच्चारण और लेखन में समानता है। जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। इसी कारण हिंदी सीखना सहज, सरल और सुगम है। अंग्रेजी में हम देखते हैं KNOW शब्द लिखा जाता है, लेकिन उसका उच्चारण नो किया जाता है। PSYCHOLOGY का उच्चारण साइकोलॉजी हो जाता है। ऐसी धांधली हिंदी में नहीं है। हमारे यहाँ एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि संकेत चिन्ह है, लेकिन अंग्रेजी में क के लिए कभी C, कभी CH, कभी Q का प्रयोग होता है और इसी कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। हिंदी की पाचन शक्ति आगाध है। हिंदी ने आवश्यकता के अनुसार अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी शब्दों को आत्मसात किया है और उन्हें आसानी से पचा भी लिया है। आज हमारे देश में लगभग 527 बोलियां हैं, जिनमें से 220 बोलियों का संबंध हिंदी से है। राष्ट्रभाषा या राजभाषा का सम्मान उसी भाषा को दिया जाता है जिसका अतीत उज्जवल हो और जिसके साहित्य में हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य और हमारा इतिहास
अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित हो। हिंदी का अतीत उज्जवल है और हिंदी साहित्य में हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे मूल्य सुरक्षित है। इन समस्त कारणों से हिंदी को यह सम्मान मिला, राष्ट्र को राष्ट्रवाणी मिली, अन्यथा राष्ट्रवाणी के बिना राष्ट्र गूंगा हो जाता। लेकिन उस वक्त दक्षिण भारत के लोगों ने इसका प्रचंड विरोध किया। कुछ लोगों ने आत्महत्याएं की, राष्ट्रीय संपत्ति की तोड़फोड़ की। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषित किया, अगले 15 वर्ष अर्थात सन 1965 तक शासन कार्य अंग्रेजी के माध्यम से चलेगा और इन 15 वर्षों में हिंदी अपने आप को शासन कार्य के लिए मजबूत बना पाएगी, समर्थ बना पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन 15 सालों में न हम हिंदी की जड़ें मजबूत कर सके और न अंग्रेजी की जड़ें उखाड़ कर फेंक सके। उल्टे अंग्रेजी ने अपनी जड़ें और मजबूत की, क्योंकि हम केवल तन से आजाद हुए थे, मन से आजाद नहीं हो पाए। मेरा अंग्रेजी से विरोध नहीं है। अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है, अंग्रेजी रोजी रोटी की भाषा है। मेरा विरोध अब हमारी भाषिक गुलामी से है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में पारित हुआ, तब मंच से लॉर्ड स्वराज पाल ने कहा था कि अगर विश्व में हिंदी का सम्मान और प्रभाव बढ़ाना होगा तो पहले भारत में उसका सम्मान और प्रभाव बढ़ाना होगा। आपके नेता राष्ट्रसंघ में अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं? वे हिंदी में बातचीत करेंगे तो अनुवाद की व्यवस्था हो जाएगी। मैं कितना भी ब्रिटिश उद्योगपति क्यों न हूं, लेकिन मेरी सही पहचान अपने देश की मूल भाषा से है। मेरे घर के बच्चे और पोते तक हिंदी में बातचीत करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम कहीं भी रहे, हम कहाँ भी जाए, हमें अपनी राष्ट्रभाषा, अपना राष्ट्रध्वज और अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करना होगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की अस्मिता होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र का आत्मसम्मान होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के वजूद की पहचान होती है और इसी कारण हमें क्या है, अपनी भाषा का सम्मान करना ही होगा। अपने आत्मसम्मान को हशिये पर टंगा कर केवल रौब जमाने के लिए कहाँ तक कि इसमें सयानापन है। हिंदी का वर्तमान और भविष्य दोनों भी उज्जवल है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदी का दबदबा बढ़ने लगा है। विश्व के 48 देशों के 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान कार्य चल रहा है। एकमात्र जर्मन में 20 विश्वविद्यालयों में हिंदी के स्वतंत्र विभाग है। मीडिया और फिल्मों ने हिंदी को विश्व के चप्पे चप्पे में पहुंचा दिया है। धारावाहिकों ने हिंदी को हर घर द्वार तक पहुंचा दिया है। हिंदी विज्ञापनों ने उसे लोगों की जुबान पर चढ़ा दिया है। भूमंडलीकरण ने हिंदी को विश्व बाजार की सशक्त भाषा बना दिया है। हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, न्यूयॉर्क, लंदन तथा भारत में 2 बार
विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया गया। मात्र हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु तथा उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के हेतु। उसी प्रकार वर्धा में विदेशी हिंदी केंद्रों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है तथा मॉरिशस में हिंदी सचिवालय की भी स्थापना हो चुकी है। भूमंडलीकरण के युग में हिंदी एक ताकतवर विश्व बाजार के एक ताकतवर भाषा के रूप में सामने आ रही है। केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही नहीं बल्कि हिंदी के माध्यम से भी रोजगार के अनेक द्वार खुलते जा रहे हैं। वास्तविक रूप से जिसके पास भाषा की सामर्थ्य है वो कभी भूखों नहीं मरता, यह सही है। लेकिन आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारी भाषा को आधुनिक तंत्रज्ञान से जोड़ना होगा। केवल संप्रेषण कला ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की क्षमता भी भाषा में होनी चाहिए। वास्तविक रूप से हिंदी का प्रचार और प्रचार जोर शोर से हो रहा है, लेकिन कई सालों पूर्व विदेशी लोगों ने हिंदी का महत्व आजमा लिया था। हिंदुस्तान पर अगर राज्य करना है, हिंदुस्तान में अगर व्यापार को बढ़ावा देना है तो हिंदी के सिवा दूसरा विकल्प नहीं है। यह विदेशी लोगों ने जान लिया था और इसी कारण सन 1685 में जॉन जेशुआ कटलर ने डच भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखा। बाद में उसका अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ। सन 1771 में बेंजामिन शुल्ज ने देवनागरी लिपि में हिंदी का पहला व्याकरण लिखा। सन 1903 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदेश दिया कि जनता से संबंधित सभी कानून हिंदी में किए जाए। विक्टोरिया रानी जब भारत में आना चाहती थी तो पहले उन्होंने हिंदी सीखने के लिए हिंदी शिक्षक को आमंत्रित किया था। 18वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाचार्य गिल क्राइस्ट ने अपने महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक को हिंदी परीक्षा पास होना अनिवार्य किया था। तो 19वीं सदी में हेनरी पिन कोड ने प्रत्येक आईएएस अधिकारी को हिंदी परीक्षा पास होना अनिवार्य किया था। इसके आगे हमारे देश में यह सिलसिला शुरू हुआ। सन 1893 में वाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। उसमें यह घोषित किया गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। फिर 1910 में इलाहाबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। सन 1936 में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना हो गई और 1921 से लेकर 1943 तक पुणे, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, धारवाड़ आदि स्थानों पर हिंदी प्रचार से संबंधित संस्थाएं स्थापित हो गई और हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रचार के लिए गति मिल गई। 14 सितंबर हिंदी दिन के रूप में मनाया जाने का जो सिलसिला है वो वर्धा के राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के आदेश से हुआ है। सन 1953 से लेकर आज तक
भारतवर्ष में हिंदी दिन मनाया जाता है। सन 1999 में जनगणना की गई, विश्व की जनगणना की, तब विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या 1103 दशलक्ष थी, जबकि चीनी बोलने वालों की संख्या 1052 दशलक्ष थी। अंग्रेजी की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। आज दुनिया का प्रत्येक 14वां व्यक्ति हिंदी बोलता है और इसी कारण आज हिंदी विश्व की प्रथम क्रमांक की भाषा होने की अधिकारिणी होने का दावा कर रही है। इतना होते हुए भी हिंदी की कमजोरियों पर उंगलियां उठाई जाती हैं। सन 2005 में मनमोहन सिंह ने घोषित किया था कि जब तक हिंदी विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का माध्यम नहीं होती तब तक उसका विस्तार नहीं हो पाएगा, और यह सच भी है। और यह जिम्मेदारी, हिंदी की कमजोरियां दूर करने की जिम्मेदारी हम सब के कंधों पर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग इस दृष्टि से प्रयासरत है, लेकिन हमें व्यापक स्तर पर यह कार्य करना होगा, तभी हिंदी का और विकास होने की संभावना है। राष्ट्रभाषा का सम्मान उसी भाषा को दिया जाता है कि जिस भाषा का अतीत उज्जवल हो और जिस भाषा के साहित्य में हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारा इतिहास अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित हो। हिंदी साहित्य का प्रारंभ लगभग 1000 शती से माना जाता है। सर्वप्रथम हिंदी में वीरगाथाएं लिखी गई। आज भी हम जब वो वीरगाथाएं पढ़ते हैं तो हमारी नसें चटकाने लगती है, हमारा खून खौल उठता है, हमारी भुजाएं फड़कने लगती है, हमें वीरश्री का संचार होता है। यह ताकत हिंदी में है। इसके बाद भक्ति काल में कबीर जैसे क्रांतिदर्शी समाज सुधारक का अवतरण हुआ। कबीर के विचार आज भी प्रासंगिक और हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ है। कबीर ने भक्ति के क्षेत्र में जो आडंबर हैं, जो कर्मकांड है, जो बाह्याचार है, उनकी धज्जियां उड़ा दी। कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा कि परमात्मा मठों, मंदिरों, मस्जिदों या गिरिजाघरों में नहीं रहता, बल्कि परमात्मा प्रत्येक की आत्मा में रहता है। और इसी कारण कबीर ने मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से अगर परमात्मा की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की ही पूजा करूंगा। लेकिन दूसरी पंक्ति में कबीर कहते हैं, उससे वो चाकी श्रेष्ठ है जिससे पिसा हुआ आटा खाकर हमारा जीवन यापन होता है। काशी के पांडे और पंडित कहते हैं, सिर मुंडवा लो। जैन साधु कहते हैं, बालों का लुंजन करो। कबीर उन्हें टका सा सवाल करते हैं कि मुंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले ही मुंडाए, बार बार के मुंडन ते भेड़न वैकुंठ जाए। कि सिर मुंडवाने से अगर परमात्मा की प्राप्ति होती है तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन कबीर दूसरी पंक्ति में कहते हैं, उस भेड़ को बार बार मुंडवाया जाता है, लेकिन क्या उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है? हम जीवन भर पाप करते हैं और फिर पापों का विमोचन करने के लिए काशी जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं
और मान लेते हैं समस्त पापों का क्षालन हुआ। कबीर उनसे पूछते हैं, नहाए धोए क्या भया, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे फिर भी बास न जाए। ऊपर से पवित्र जल से स्नान करने से कुछ फायदा नहीं है। वो मछली सदैव पानी में रहती है लेकिन फिर भी उसकी बास कम नहीं होती। इसलिए अंतर की शुद्धता पर कबीर ने विशेष बल दिया। कबीर ने केवल हिंदुओं की ही खबर नहीं ली, बल्कि उन्होंने मुस्लिमों की भी खाल उधेड़ देने का प्रयत्न किया। साधारण जनता को गुमराह करने वाले धर्म के ठेकेदारों की कबीर ने पगड़ियां उछाल दी और स्पष्ट रूप से कहा कि परमात्मा चराचर में व्याप्त है, परमात्मा जीवमात्र में व्याप्त है, परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। और इसी कारण उन्होंने इसी विचार का उन्होंने जागर किया। इसलिए तो कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीर के विचार चिरंतन है, कबीर के विचार कालजयी है, कबीर के विचार प्रासंगिक है। किसी भी काल में समाज के दिशा निर्देशन में कबीर के विचार समर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं कि तुलसीदास जैसा महाकवि जिसने रामचरितमानस महाकाव्य का सृजन किया, रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने समाज के सम्मुख एक आदर्श की स्थापना की। रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र हमारे सम्मुख एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श राजा हैं, कौशल्या आदर्श माता है, सीता आदर्श पत्नी है, भरत लक्ष्मण आदर्श भाई है, विभीषण आदर्श सखा है, तो हनुमान आदर्श सेवक है। यह ताकत हमारे साहित्य में है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से कविवर रहीम एक आले दर्जे के साहित्यकार थे। कविवर रहीम के दोहे आज भी एकाध दीप स्तंभ की भांति हमारा मार्गदर्शन करते हैं। केवल उदाहरण के लिए मैं दो दोहों का यहाँ उल्लेख करना चाहती हूँ। रहीम कहते हैं कि मित्रता या प्रेम कैसा होना चाहिए, तो रहीम ने एक दोहे में कहा है कि रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंगदून, जो जरदी हलदी तजय, तजय सफेदा चून। रहीम कहते हैं मित्रता या प्रेम कैसा होना चाहिए, तो हल्दी और चूने जैसा होना चाहिए। जैसे हल्दी और चूने को हम एक करते हैं तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, चूना अपना सफेदापन छोड़ देता है और दोनों मिलकर लाल रंग के हो जाते हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए। लेकिन रहीम ने यह भी बतलाया है कि प्रेम कैसा नहीं होना चाहिए। तो रहीम कहते हैं, रहीमन प्रीति न कीजिए जस खीराने कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन। ककड़ी जैसा प्रेम मत कीजिए। ककड़ी ऊपर से गोल मोटल होती है लेकिन उसके अंदर 3 फाके होती है। मुख में राम और बगल में छुरी वाला प्रेम मत कीजिए। हमारे साहित्य में सूरदास है, मीराबाई है, अष्टछाप के कृष्ण कवि है जिन्होंने हमें कृष्ण रंग में रंगा दिया है। अनूप जलोटा आज भी जब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे मधुबन तूने पठायो गीत गाते हैं तो हम कृष्ण रस में डूब जाते हैं। अर्थात हिंदी साहित्य में एक सामाजिक प्रतिबद्धता है। हिंदी साहित्य ने समय समय पर अपना सामाजिक दायित्व बोध निभाया है। हिंदी साहित्य ने समाज मानस को आर पार चीरकर विचार करने के लिए झंझोड़ दिया है।
आधुनिक काल में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल है, अज्ञेय है और आधुनिक कवियों की एक फलटन सी है। मुंशी प्रेमचंद से लेकर आज तक के हिंदी कथा साहित्यकार हैं, इन सब ने अपने विचारों की पावन गंगा हिंदी के माध्यम से ही हर घर द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जब जब हमारा समाज, जब जब हमारे मूल्य, जब जब हमारी संस्कृति खतरे में आई है, तब तब हिंदी साहित्यकारों ने अपना सामाजिक दायित्व बोध निभाया है। और इसी कारण तो माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना जैसे गीत लिखकर राष्ट्रीय मूल्य, देश प्रेम मूल्य जगाने का तथा उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। पुष्प की अभिलाषा कविता में माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, एक पुष्प कहता है कि हे माली, मुझे देवताओं के गहनों में गूंथ जाने की अभिलाषा नहीं है। मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि किसी देवता के सिर पर मैं चढ़ जाऊं और अपने आप पर इठलाऊं। मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है किसी सम्राट के शव का मैं श्रृंगार करूं। मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को ललचाने के लिए फूल माला दे रहा है और उसमें बींद जाऊं। तो फूल की अभिलाषा कौन सी है? फूल कहता है, पुष्प कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। हे माली, तू मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ से माँ भारती की खातिर अपनी जान निछावर करने के लिए अनगिनत जवान जा रहे हैं। वे अगर मुझे पैरों तले भी रौंद देंगे तो मैं अपने आप को क्या है, खुशकिस्मत समझूंगा। हमारे साहित्य में ये प्रचंड ताकत है। आज हम देखते हैं भूमंडलीकरण, औद्योगिकरण, यांत्रिकीकरण, विदेश गमन और विदेश रमन, नैतिक मूल्यों का स्खलन आदि की मिली भगत ने हमारे मूल्य दम तोड़ने लगे हैं। हमारे जो मूल्य है वे हाशिए पर टंगाए जा रहे हैं। आज अर्थ मूल्य सर्वोपरि हो गया है और मनुष्य की अर्थ भक्ति ने उसे काठ का अदबी बना दिया है। राजनीति अनीति का अड्डा बन चुकी है, धर्म अधर्म का प्रांगण बन चुका है। बाजारी संस्कृति मानवीय संस्कृति पर हावी हो गई है और अर्थ के पीछे अंधी दौड़ लगाने वाली युवा पीढ़ी ने खून के रिश्तों को झुठलाना प्रारंभ किया है। उपयोगितावादी संस्कृति में हर व्यक्ति भी वस्तु में तब्दील होता जा रहा है। जैसे वस्तु की उपयोगिता समाप्त होते ही उसे कबाड़ खाने में दर्ज किया जाता है, उसी प्रकार आज खून के रिश्तों को नकारना प्रारंभ किया जा रहा है। योगेश वर्मा की माँ कविता मुझे याद आ रही है, जिसमें कवि कहता है कि जो माँ जिंदगी भर कमर तोड़ मेहनत करती है, अपने बच्चों की जिंदगियां संवारती है, लेकिन वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तब उसे अनुपयोगी करार दिया जाता है। और इसीलिए हमारा कवि एक सवालिया निशान दाग देता है। कवि कहता है, फर्ज निभाती रही उम्र भर, फर्ज निभाती रही उम्र भर, बस पीड़ा भोगी, हाथ पैर जब शिथिल हुए,
हुई अनुपयोगी, धूल चढ़ी सरकारी फाइल जैसी माँ। तो दूसरी ओर जहरपुरी से अक्रंदन करता है, बोझ का पर्वत है बूढ़ा बाप बच्चों के लिए, बोझ का पर्वत है बूढ़ा बाप बच्चों के लिए, झिड़कियाँ मिलती है उसे रोज आदर की जगह। तो हमारे साहित्यकार ने केवल यथार्थ का अंकन नहीं किया है, बल्कि उपयोगितावादी और उपभोक्तावादी संस्कृति में हमारे दरकते टूटते मूल्यों पर गहराई में उतरकर चिंतन किया है और आगत संकटों की सूचनाएं भी दी है। आज हम देखते हैं कि अनपढ़ गवार माता पिता कच्चे खपरेल घरों में रहते हैं, अधपेट सोते हैं, फटे चितड़ों में लज्जा की रक्षा करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चे बाबू बन जाते हैं, हाई प्रोफाइल वाली कॉलोनी में रहने लगते हैं और अपने ही माता पिता को नकारने लगते हैं। जयप्रकाश करदम ने हजारों परिवारों की त्रासद गाथा को कलिया की मौत कविता में बांधा है। उसमें कवि कहता है, कलिया 16 वर्ष की है, उसका विवाह हो जाता है, वो गर्भवती हो जाती है और उसका पति गुजर जाता है। गांव वाले कहते हैं, कलिया तू दूसरी शादी कर ले। कलिया कहती है, नहीं, यह बेटा ही मेरा वर्तमान है और यह बेटा ही मेरा भविष्य है। मेहनत मजदूरी करके वो बेटे को पढ़ाती है। बेटा बीए पास होता है, स्पर्धा परीक्षा देता है, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है, शहर की किसी लड़की के साथ विवाह करता है और धीरे धीरे अपनी माँ और गांव से कटने लगता है। इधर कलिया बूढ़ी हो जाती है, उसके हाथ पैर उसका शरीर गल जाता है, उससे काम वाम नहीं होता। तब वो बेटे से कहती है, बेटा तू मुझे अपने साथ ले चल। तब बेटा क्या कहता है? बेटा अपनी माँ से कहता है, ऊंची ऊंची जातियों के लोग रहते हैं वहां, सभ्य शिक्षित हाइजेंड्री लोग सब फॉरवर्ड है, लेकिन माँ तू तो अशिक्षित और बैकवर्ड है। लानत है ऐसे संतानों पर कि जिन्हें माँ को माँ कहने में भी शर्म आती है। हमारे कवियों ने इन दरकते टूटते मूल्यों की ओर नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि पूरी ताकत के साथ वे उन पर टूट पड़े हैं। और इसी कारण चंद्रकांत देवताले ने माँ पर नहीं लिख सकता कविता लिखी, जिसमें उन्होंने मातृत्व मूल्य की रक्षा के प्रयत्न किए हैं। कवि कविता में क्या लिखता है, देखिए कि जब कोई माँ मटार और मूंगफली के छिलके उतार कर अपने बच्चे की नन्ही हथेली पे रख देती है, तब मेरे हाथ अपनी जगह थरथराने लगते हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए न जाने किन किन के छिलके नहीं उतारे, अपनी देह के छिलके उतारे, अपनी आत्मा के छिलके उतारे, आग के छिलके उतारे, पानी तक के छिलके उतारे। वो स्वयं भूखी रही, लेकिन उसने मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया। मैंने चांद पर कविता लिखी है, मैं आगे सूरज पर भी कविता लिखूंगा, लेकिन माँ पर नहीं लिख सकता कविता। इसीलिए हमारे कवि आर्थिक प्रगति और आर्थिक समता का उद्घोष करने वाली हमारी व्यवस्था पर सिंह की दहाड़ बनकर टूट पड़ते हैं। जहर कुरैशी जैसा गजलकार एक सवालिया निशान लगाता है कि कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर है। हमारे कवि मात्र यथार्थ का अंकन नहीं करते, बल्कि उन समस्त कारकों पर टूट पड़ते हैं जो देश की फटेहाल स्थिति के लिए कारण बने हैं, जिन्होंने मेहनत कश लोगों का खून चूसा है, जो उनकी रोटी छीनी है, उनकी स्त्रियों को निजी जायदाद माना है,
उनके बच्चों की मासूमियत को तहस नहस कर दिया है। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें नपुंसक बना दिया है। और इसी कारण हमारे कवि ऐसे लोगों के पैरों की ताकत बनना चाहते हैं कि जो क्रांति की पुकार लगाए, जो व्यवस्था में परिवर्तन करे। आज हम देखते हैं, भले ही हमने वैज्ञानिक प्रगति की है, भले ही हमारा देश भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन आज भी हमारे देश में एक तरफ ऐशो आराम है, चमक दमक है, लेकिन दूसरी ओर घुटन टूटन और तड़पन है। एक ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो दूसरी ओर गंदी बस्तियां और झोपड़ियां हैं। एक ओर धन संपन्न लोग हैं तो दूसरी ओर 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज एक वर्ग है। एक वर्ग के पास तिजोरियां भरी पड़ी है तो दूसरा वर्ग कर्ज तले दबकर आत्महत्याएं कर रहा है। झुंड के झुंड नंगे भूखे बच्चे आधपेट और अर्धवस्त्र में लपेटे हुए शोषित पीड़ित दलित लोग देखते हैं तो आंतड़ियां टूटने लगती है। तब हमारे साहित्यकारों ने इन्हीं दलित शोषित पीड़ित जनता के पैरों में ताकत भर देने का काम किया है, क्योंकि व्यवस्था में जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक क्या है, देश का नक्शा पूरी तरह से बदल नहीं सकता। और इसीलिए सुशीला टागोरे जैसी कवयित्री लिखती है कि शोषितों के दर्द को, पीड़ितों के मर्म को, हुंकार को चित्कार में मैं बदल देना चाहती हूँ, पंख मेरे फड़फड़ाते हैं। तो दूसरी ओर दुष्यंत कुमार जैसा गजलकार आक्रंदन करता है, सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हिंदी साहित्य परिवर्तन का भी हथियार है। उसमें समाज का चिंतन, समाज की चिंता और समाज का पथ प्रदर्शन भी है। हिंदी साहित्य में हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा इतिहास अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित है। समाज के मानस को आर पार चीर कर विचार मंथन के लिए झंझोड़ने की प्रचंड ताकत हिंदी में है। हिंदी हमारे देश का आत्मसम्मान है। हिंदी हमारे देश का सत्व है। हिंदी हमारे देश की वजूद की पहचान है। देश विदेश को एक सूत्र में बांधने की ताकत हिंदी में है। विश्व की प्रथम क्रमांक की भाषा होने की वो अधिकारिणी है। विश्व बाजार की सशक्त भाषा के रूप में वो प्रतिष्ठित है। उसमें जो अशक्त पहलू है, जो कमजोरियां हैं, उन्हें हमें दूर करना है। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि बहुत जल्द ही हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं आधिकारिक भाषा के रूप में स्थानापन्न होगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद मैडम जी। वास्तविक रूप से मुझे ऐसे लग रहा था मैडम जी और भी बोलती जाए और मैं सुनती ही जाऊं, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी के अनेक रूपों से हमें परिचित कराया। संपर्क भाषा से लेकर राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ने अपनी भूमिका किस तरह से अदा की और हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक मेरी आंखों के सामने मानो चित्र उमड़ रहे थे, जैसे आप वर्णन करती जा रही थी। और इतना सुंदर तरीके से आपने हिंदी वास्तविक रूप से सीखी क्यों जाए, ये चित्र क्यों, क्योंकि मैं कल से यही सोच रही थी कि मैं हिंदी के अध्यापक के रूप में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ, तो
इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। जैसे केमिस्ट्री के अध्यापक को या फिजिक्स के अध्यापक को प्रश्न पूछा जाए, यह पढ़ाने के बाद आपके छात्र क्या करेंगे, वो हमें ताक से बता सकते हैं कि वो केमिस्ट बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। हर अध्यापक ऐसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन हिंदी के अध्यापक से अगर सवाल पूछा जाए, हिंदी पढ़ाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, मेरे मन में ऐसे कल से बहुत सवाल आ रहे थे और बहुत अलग अलग जवाब मिल रहे थे। क्या मैं कह सकती हूँ वह एक श्रेष्ठ साहित्यकार बन सकते हैं, एक श्रेष्ठ आलोचक बन सकते हैं। यही यह भी कह सकती हूँ राजभाषा के रूप में हिंदी पढ़ रहे हैं हम तो एक राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। अभी मैडम जी ने हमें अवगत कराया कि किस तरह से वह देश और दुनिया की हर क्षेत्र में जाके पहुंची है। भूमंडलीकरण के कारण अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत, धारावाहिकों के अंतर्गत, विज्ञापन के अंतर्गत हिंदी का जोर शोर से प्रयोग हो रहा है। आज यह जरूरत है कि हिंदी टेक्नोलॉजी की भी भाषा बन जाए और उस दृष्टि से हमें और हिंदी को और मजबूत करना होगा। ऐसे कई कारण हैं हिंदी पढ़ने के, इसीलिए किसी एक ठोस कारण में हम बांध नहीं सकते हिंदी को। हिंदी के उद्देश्य अलग अलग है इसकी, और मैडम जी ने जाते जाते संकेत कर दिया और मेरे मन में जो शंकाएं उपस्थित हो रही थी उनका समाधान भी होता गया कि हिंदी पढ़ने के लक्ष्य अलग अलग है। जिसे हम उस एंगल से पढ़ना चाहे तो उस दिशा में हम और ज्यादा प्रयत्नशील होकर हिंदी को और ज्यादा मजबूती दे सकते हैं। वास्तविक रूप से हिंदी दिवस मनाने के पीछे जो कारण है, हिंदी के प्रचार प्रसार से लेकर हिंदी के और मजबूत करके राष्ट्रभाषा के रूप में उसे वह सम्मान, वह गौरव प्रदान करने का वह जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरी ही नहीं, आप सबकी भी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का अपने दैनंदिन जीवन में प्रयोग करके हिंदी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। हम राजभाषा के रूप में उसे अपना चुके हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में उसे गौरव सम्मान प्राप्त होना हो तो उसे हम सब ने प्रयत्नशील रहना जरूरी है। क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस एक पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी यही है अभिलाषा, और इस अभिलाषा को मन में लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।